नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेज में। आज बात करेंगे अपने निगमन विधि के बारे में। आगमन विधि के बारे में पढ़ा आपने। आज बात करते हैं निगमन विधि। निगमन विधि जो होती है वो आगमन विधि के जस्ट विपरीत होती है, उसके अपोजिट होती है। तो निगमन विधि के बारे में चर्चा करेंगे अपने। निगमन विधि, इसके क्या सूत्र होते हैं, क्या इसके सोपान होते हैं, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसके दोष होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये निगमन विधि है इसमें आपको डायरेक्ट सूत्र मिलेगा और उसको आपको हल करना होगा। तो डायरेक्ट सूत्र मिलने के बाद में उसको हल करना काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन आगमन विधि में तो वो सूत्र की स्थापना करनी थी आपको। लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको अध्यापक क्या दे देगा, एक सूत्र दे देगा। सूत्र के हिसाब से आपको उसमें क्वेश्चन करना होगा, आपको हल। तो इसमें अपने लिखते हैं कि जो निगमन विधि है वो आगमन के विपरीत है। आगमन के विपरीत होती है। तो सबसे पहले आगमन के विपरीत होती है। इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक है, इसमें अध्यापक विद्यार्थी को पहले से ही सूत्र या नियम या सिद्धांत बता देता है। इसमें अध्यापक विद्यार्थी को पहले से ही सूत्र, नियम, सिद्धांत बता देता है, जिसके आधार पर विद्यार्थी समस्याओं को हल करते हैं। तो कहने का मीन्स यही है कि अध्यापक आपको पहले से ही बता देगा कि ये नियम है, ये सिद्धांत है, इस सूत्र से इसको हल कीजिए। तो वो होती है निगमन विधि। अब सबसे पहले बात करते हैं निगमन विधि में निम्न सूत्रों पर आधारित है। निगमन विधि निम्न सूत्रों पर आधारित है। तो जो इसके सूत्र होंगे, जो ना आगमन में आपने सूत्र पढ़े जस्ट उनके उल्टे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नियम से उदाहरण की ओर। दूसरा देखते हैं प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तीसरी बात करते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। चौथी बात करते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। पांचवी बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रकार निगमन विधि के जो सूत्र है वो आगमन विधि के जस्ट उल्टे हैं। नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रकार आपने देखें कि ये निगमन विधि के जो सूत्र है। अब बात करते हैं निगमन विधि के सोपान की। तो निगमन विधि के जो सोपान होंगे वो क्या क्या होंगे। निगमन विधि के सोपान। निगमन विधि के सोपान। तो बात करें पहला सोपान क्या होता है इसका। प्रकरण पर आधारित नियमों व
व सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण। पहला तो ये था प्रकरण पर आधारित नियमों व सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण। दूसरा विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति, विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति। तीसरे की अगर बात करें अपने, तो वो है उदाहरण को नियमों से संबंधित करना। उदाहरणों को नियमों से संबंधित करना। तो ये निगमन विधि के सोपान माने जाते हैं तीन, कि प्रकरण पर आधारित जो भी नियम होंगे, सिद्धांत होंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे अपने, और विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति करेंगे, उदाहरण देंगे इसके अंदर विशिष्ट, और उदाहरणों को नियमों से संबंधित करेंगे, उनको मिलाएंगे नियमों को। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये निगमन विधि के सोपान है। अब बात करते हैं निगमन विधि का प्रयोग। निगमन विधि का प्रयोग, तो अगर मैं प्रयोग की बात करूं निगमन विधि के, तो आपको सीधा सा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि 4a + 3b की होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको मिल सकता है क्वेश्चन कि 500 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। बताओ, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। या क्वेश्चन मिल सकता है यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो निगमन विधि में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूले से हल करने पड़ेंगे आपको। तो देखें अपने कि जो पहला क्वेश्चन जो है वो है 4a 3b की स्क्वायर। तो इसको जब हल करते हैं क्वेश्चन को, फर्स्ट को, तो उसके अंदर देखते हैं अपने कि a + b की होल स्क्वायर, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिलेगा a² + 2ab + b स्क्वायर। इस फॉर्मूले की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले में खोल देंगे अपने। a की वैल्यू 4a है, b की वैल्यू 3b है, तो इसमें अगर वैल्यू रखें अपने तो इसको हल किया जाएगा। तो 4a + 3b की होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू 4a है आपके पास, तो 16 a की स्क्वायर हो जाएगी। a की स्क्वायर करेंगे तो इसकी पूरे की स्क्वायर, फिर 2ab यानी 4 × 8 8 16 24 प्लस में 24 a ये है, b ये, तो ab प्लस b की स्क्वायर, b मतलब 3b की स्क्वायर करेंगे तो 9b की स्क्वायर। तो कहने का मीन्स ये है कि जो इसका जो पहले का जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला मिला आपको, उसमें आपने वैल्यू पुट कर दी और उसका रिजल्ट आया। तो ये निगमन विधि यही कहती है कि आपको पहले से ही सूत्र बता दिया जाएगा, उसको क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो पहले से ही आपको एक सूत्र बता दिया अध्यापक ने ये है और उसको हल करना है, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी और हल कर दिया इसको। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। 500 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो मैंने आपको बता दिया मूलधन इंटू दर बटा समय बटे 100। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जो दूसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, उसमें मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया आपको। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। मूलधन 500 रुपये है, दर 8% है और समय कितना है 2 वर्ष है, इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 16 16 5 80, तो ये 80 रुपये क्या आ जाएगा आपके पास, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो डायरेक्ट कहने का मीन्स यही है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखी। लेकिन आगमन विधि में ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या करते थे अपने, 500 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकाला, फिर 500 1 रुपये 100 रुपये का 1 वर्ष का निकाला, फिर 1 रुपये में फिर निकाला, फिर 500 का निकाला 1 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए निकाला था या 2 वर्ष के लिए निकाला था। उसी टाइप से वहाँ तो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन यहाँ जो है सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला मिला आपको निगमन विधि में और उसको हल कर दिया।
बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपने इसको हल करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाएगा और फॉर्मूले बेस पे आपको करना होगा, वो निगमन विधि से इसको हल करते हैं। अब बात करेंगे निगमन विधि के दोष और उसके गुण। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के गुण। तो सबसे पहले इसके अगर निगमन विधि के गुण की बात करें अपने, तो यह विधि कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है। समय कम लेती है, ज्ञान प्रदान करती है अधिक, क्योंकि फॉर्मूला आपको दे दिया तो सीधा सी बात है कि समय कम लगेगा। अगर फॉर्मूला आपको निकालना पड़ता तो समय ज्यादा लगता, जो कि आगमन विधि में था। अब बात करते हैं जो गणित के शिक्षण का अध्ययन का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। इस विधि में गणित शिक्षण का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। मतलब जो कार्य होगा गणित में, गणित शिक्षण का, वो बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा और इसमें बालकों की समझ शक्ति विकसित होती है। इस विधि में बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है। इस विधि में बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी व शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि में विद्यार्थी व अध्यापक को कम परिश्रम करना पड़ता है। मतलब कम परिश्रम करना पड़ेगा उनको। अगर बात करें अपने, तो इस विधि पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है। इस विधि के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है। मतलब इसकी आसानी से आपको पुस्तकें मिल जाएगी मार्केट के अंदर। लेकिन जो आगमन विधि की जो आपने क्वेश्चन किए थे उनके बेस पे, तो उनकी आपको बुक्स नहीं मिलेगी, उनकी बहुत कम बुक मिलती है। तो इस प्रकार इस विधि के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है। और इस विधि द्वारा ज्ञानार्जन जो होता है वो तीव्र गति से होता है, यानी ज्ञान की जो प्राप्ति होती है इस विधि में ज्ञानार्जन तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा निगमन विधि के गुण। कम समय वह अधिक ज्ञान प्रदान करती है। इस विधि में गणित शिक्षण का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। इस विधि में बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है। इस विधि में विद्यार्थी व अध्यापक को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है मार्केट के अंदर। इस विधि में ज्ञानार्जन तीव्र गति से होता है, क्योंकि ज्ञान मिलेगा आपको, क्योंकि आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला है तो आप उसको कर लोगे। लेकिन ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। आपको फॉर्मूला बता दिया, उसका आपको रटने की प्रवृत्ति होगी, उसको रटोगे आप उस फॉर्मूले को, और ये रटने पर जोर देती है ये। तो वो एक दोष है इसका। तो उस दोष के अंदर हम बात करेंगे। अगर बात करते हैं हम गुण की जगह दोषों की,
तो सबसे पहले लिखे यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। अगर दोष के अंदर बात करूं मैं तो निगमन विधि के दोष। तो सबसे पहले लिखे यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि आगमन विधि थी जो मनोवैज्ञानिक थी। दो बार बात करें 2 नंबर की तो वो ये वैज्ञानिक विधि है, ये अवैज्ञानिक विधि है। अवैज्ञानिक विधि है। अगर 3 नंबर की बात करें तो यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, जबकि आगमन विधि में क्या था, स्थायी होता था ज्ञान, क्योंकि लंबा प्रोसेस था उसके अंदर। इसके अंदर शॉर्टकट मेथड है तो ज्ञान अस्थायी होता है। अब बात करते हैं तर्क वितरक चिंतन, तर्क वितरक चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति। तर्क वितरक चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति का विकास नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि सीधा फॉर्मूला दे दिया आपको, उसमें न तो तर्क आएगा, न चिंतन होगा, न उसमें अन्वेषण मतलब खोज की प्रवृत्ति होगी, उसमें अपने खोजेंगे ही नहीं, सीधा वैल्यू रखेंगे और आंसर निकल जाएगा आपके पास। तो तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति का विकास नहीं होता। इस विधि में बालक आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाता। इस विधि के अंदर, इस विधि में बालक का आत्मविश्वास नहीं हो पाता। इस विधि में बालक का आत्मविश्वास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये आपके पास निगमन विधि के दोष थे। क्या क्या दोष थे? ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये अवैज्ञानिक विधि है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, इसके द्वारा ज्ञान अस्थायी होता है, इसमें न तो अन्वेषण शक्ति होगी, न चिंतन शक्ति होगी, न तर्क शक्ति होगी, इसका विकास नहीं हो पाएगा, और इस विधि में बालक का आत्मविश्वास भी नहीं हो पाता, तो उसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं रहता। तो इस प्रकार ये इसके निगमन विधि के दोष थे। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।